इलेक्शंस का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस साल के जनरल इलेक्शन 543 लोकसभा सीट्स के लिए मेजॉरिटी में 2 अलायंसेस लड़ेंगे, एनडीए एंड इंडिया। इसमें 6 नेशनल पार्टीज शामिल होंगी और ये इलेक्शन 7 फेजेस में करवाया जाएगा। पर इलेक्शंस के साथ साथ मैनिपुलेटर्स अपने कीबोर्ड्स रेडी कर चुके हैं, तो वक्त है आपका भी रेडी होने का। तो हे गाइस, वेलकम टू भारत की बात। इलेक्शन अ मंथ अगो मोदी जी को 10 लाख वोट से जिताएंगे हम। Four of the general elections, so 4 अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। इलेक्शन, ये वर्ड सुन के आपको क्या ध्यान में आता है? लंबी लाइंस, फिंगर जिस पे ब्लैक मार्क हो, राइट? ये इससे कई ज़्यादा है और इतना इम्पोर्टेंट भी, जो कि आप इसका इम्पैक्ट देखकर पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसी से ही पूरी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड होता है। आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा। तो आप चाहते हो ना कि देश यानी आपका फ्यूचर अच्छे हाथों में जाए, इसलिए आपका इलेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। एंड इलेक्शन को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री समझना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। तो बात है 1951 की। ये वो दौर था जब भारत में पहली बार इलेक्शंस होने वाले थे और इन्हीं से भारत की नींव रखी जानी थी। ये इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चले थे और 489 लोकसभा सीट्स के लिए लड़े गए थे, जिसमें 53 पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट लीडर्स ने हिस्सा लिया। जिनमें से कुछ बड़े नाम थे जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, अजय घोष फ्रॉम सीपीआई, नरेंद्र तेवा फ्रॉम सोशलिस्ट, जेपी कृपाला फ्रॉम किसान मजदूर प्रजा पार्टी एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी फ्रॉम भारतीय जनसंघ। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद वो घड़ी आई और 47 लाख के भारी वोट से नेहरू जी को जीत मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 364 लोकसभा सीट्स मिली और उन्होंने बहुमत से अपनी सरकार बनाई। इतनी सारी पार्टीज, इतने सारे वोट्स और इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस अपने आप सक्सेसफुल करना तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए इलेक्शन को कंडक्ट कराती है ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि 25 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा स्टेब्लिश की गई। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को लीड करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, पीएम, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर एंड 1 मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि पीएम द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है। इस बॉडी का काम सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना ही नहीं, बल्कि पार्टीज के इलेक्शन बजट सेट करना, उनके बजट का हिसाब रखना, साथ ही साथ कैंडिडेट्स के बैकग्राउंड एंड क्राइम स्टेटस के बारे में जानकारी रखना है। वोटर आईडी कार्ड भी यही बॉडी रेगुलेट करती है ताकि इलेक्टोरल फ्रॉड ना हो सके एंड एक आदमी बार बार वोट ना डाल सके। इस बॉडी के पास कैंडिडेट को बैन करने की पावर होती है ताकि क्रिमिनल एंड इलेक्शन रूल्स वायलेटर्स को हटाया जा सके। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है KYC यानी नो योर कैंडिडेट, जिसे अब आप लोग आराम से बिना किसी साइट्स की झंझट और बस कुछ क्लिक्स में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी या किसी भी पार्टी के कैंडिडेट्स के बारे में हर एक इन्फो जान सकते हैं। साथ ही साथ आप उस ऐप पे इलेक्शन के रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं, वोट काउंट्स और भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जान सकते हैं। तो अब बात करते हैं इलेक्शन के एक और इम्पॉर्टेंट हिस्से का। बचपन में आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि ये वोट्स कैसे डालते हैं और कहाँ डालते हैं। तो चलिए जानते हैं। अब के और पहले के वोटिंग के तरीके में बहुत फ़र्क हुआ करता था। पहले वोट पेपर बैलेट्स की हेल्प से दिया जाता था, जिसमें एक छोटा पेपर पीस हुआ करता था जहां पार्टीज और उसके कैंडिडेट्स के नाम लिखे होते थे और उनमें से किसी एक को चुनकर वोटर उस पर मार्क कर दिया करता था और बैलेट बॉक्स में डाल दिया करता था। पर इस तरीके से रिजल्ट्स आने में काफ़ी देरी हुआ करती थी। साथ ही साथ ये सेफ नहीं था, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही ठीक समझा और साल 1998 के बाद इलेक्शन कमीशन ने सबके सामने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम ईवीएम के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी वर्किंग की तरफ एक नज़र डालते हैं। तो ईवीएम में 2 यूनिट्स होते हैं,
एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर के पास होता है और बैलेटिंग यूनिट से वोटर अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को पार्टी को वोट दे सकता है सिर्फ एक बटन दबा के। इसके साथ एक मशीन और जुड़ी होती है जिसे कहते हैं वीवीपैट, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये वोटर को स्लिप की हेल्प से ये बताती है कि उसका वोट किस पार्टी को गया है ताकि वोटर अपने वोट को वेरीफाई कर सके। और ये स्लिप कुछ 7 सेकंड तक रहती है, उसके बाद एक बीप के साथ ही ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। इलेक्शंस में स्कैम की खबरें आज की नहीं, बहुत पहले से चली आ रही हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी यूज करना हो या फॉरेन करेंसी, ऐसे आरोप हमारे सामने करप्शन का विरोध करने वाली पार्टियों पर कई बार लगते रहते हैं भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। और कई बार तो उनको गिल्टी भी पाया गया है। ये स्कैम्स होते क्यों हैं और इलेक्शंस में इसके होने का कारण क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका जवाब उतना ही छोटा और आसान है। स्कैम की असली वजह है पार्टी डोनेशन और उस डोनेशन में आने वाला पैसा। देखिए, हर पार्टी जोरों शोरों से इलेक्शन कैंपेन करती है और इस कैंपेन को चलाने के लिए लगता है बहुत सारा पैसा। अब इतना पैसा किसी एक आदमी से खर्च कराना तो मुमकिन नहीं है, और अगर हुआ भी तो पार्टी तो देश के कुछ अमीर लोगों को ही चला पाएगी, इसे सबको बराबर का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आया पार्टी डोनेशन का कॉन्सेप्ट। इसमें बड़े बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज को फंड दे सकते हैं और यहीं से शुरू हुआ इलेक्शन में स्कैम्स होना। कई बार कई पार्टियों ने ब्लैक मनी यूज़ किया स्कैम्स के लिए। उन्होंने संविधान के लॉज में लूपहोल्स निकालना स्टार्ट कर दिया ताकि वो सारे स्कैम्स कर सके। और जब कभी इनको कटघरे में खड़ा किया गया तो या तो इन्होंने वो लॉ ही हटा दिया या उसमें कोई अमेंडमेंट ला दिया जिससे डेमोक्रेसी के मुंह पे सीधा तमाचा पड़ गया। अभी हाल ही में ऐसा ही एक स्कैम सामने आया है जिसका नाम है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम। जब 2017 में बीजेपी सरकार इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम लाई तब इसकी पॉलिसी इस तरह बनाई गई जिससे रूलिंग पार्टी को एक अलग ही फायदा पहुंचे। इस स्कीम ने न केवल राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को तोड़ा बल्कि इस स्कीम ने आरबीआई से उसकी पावर छीनकर एसबीआई को दे दी जो सरकार के अंडर ही आती है। साथ साथ इस स्कीम के अकॉर्डिंग जिनका प्रॉफिट कुछ भी नहीं था वो भी एज अ शेल कंपनी वर्क करने लगी और सरकार को कई करोड़ का डोनेशन देने लगी, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको 7 साल बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही घोषित कर दिया। पर तब तक इन बॉन्ड्स से लगभग 12,000 करोड़ के बॉन्ड्स दिए जा चुके थे। और ये कोई पहला स्कैम नहीं है। इससे पहले भी एक केस में जहां बीएसपी पार्टी जिसको मायावती लीड करती है उनके पास 402 करोड़ कैश पाया गया जिसका कोई हिसाब नहीं था क्योंकि वहां सेक्शन 229C रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का मिसयूज़ किया गया जिसके अंदर 20,000 से कम की डोनेशन का हिसाब रखना ज़रूरी नहीं था, जिसका फ़ायदा 20,000 के कम के कई डोनेशन को मिले और वो नंबर कुछ 402 करोड़ तक पहुंच गया। पार्टी भले ही कितना एक दूसरे से लड़े पर जब बात इलेक्शन डोनेशन के रूल के लिए आती है तो ये सब एक साथ हो जाती है। ये पार्टीज कभी भी ये नहीं कहती कि ये अपने पार्टी में मिले हुए डोनेशन को ट्रांसपेरेंसी के साथ पब्लिक को बताएगी, और जब भी इन पर कोई सवाल उठाओ तो ये एक दूसरे का नाम लगाने लगती है। इलेक्शन की हिस्ट्री, वर्किंग और इसके स्कैम्स जानने के बाद आप एक चीज़ तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि वोट किसको देना चाहिए और किसको नहीं। ये कोई वीडियो आपको या दूसरा आदमी आपको नहीं बताएगा। ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए और इसे आपको खुद ही लेना चाहिए। भारत की डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपनी ड्यूटी निभाए, वोट डालने जाए।